नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। बिहार दंगल के दूसरे चरण के साथ 3 नवंबर को हरियाणा के बड़ौदा का दंगल भी सज चुका है। हरियाणा के बड़ौदा दंगल के लिए दिग्गज नेता दम भर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के जीतने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी से सीएम मनोहर लाल, कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो से ओम प्रकाश चौटाला बड़ौदा के रण में जीत की हुंकार भर रहे हैं। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव की हार जीत बहुत कुछ तय करेगी, या यूं कहें कि सीट एक है लेकिन इसके मायने अनेक हैं। सियासी खेल में जीत वही दर्ज करता है जिसके साथ जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन को अपने पक्ष में करने की कोशिश में कस्मों वादों का खेल शुरू हो चुका है। कल चुनाव प्रचार के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। किसानों को एमएसपी मिल रही है और मिलती रहेगी। कांग्रेस एमएसपी पर झूठ बोल रही है। वहीं सीएम पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर सीएम राजनीति छोड़ना चाहते हैं तो एक बार किसानों से बात करें और मंडियों का दौरा जरूर करें। किसान खुद ही बता देंगे कि आज उनकी फसल कितने में बिक रही है। वहीं इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला गठबंधन सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। खैर, ये तो बड़ौदा की जनता तय करेगी कि उनकी नजर में कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को चंडीगढ़ में बड़ौदा की आवाज बनाए। आवाज कोई भी बने, लेकिन ये एक सीट कई मायनों में अहम है। खबर फास्ट का सबसे अहम सवाल, क्या बड़ौदा की हार जीत कृषि कानूनों की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता होगी? बड़ौदा की जनता कौन से विकास को पसंद करेगी? बड़ौदा सीट के परिणामों से क्या चंडीगढ़ की सियासत पर कोई असर पड़ेगा? और क्या बड़ौदा की हार जीत गठबंधन सरकार का 1 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ उसके सही या न सही होने की परीक्षा भी है कि कितना काम सरकार ने किया, कितना नहीं किया, इसकी भी क्या परीक्षा है? इन सवालों पर आज बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि बड़ा मुद्दा में बड़ौदा की जो सीट है इस वक्त खास बनी हुई है और इस सीट को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हैं। जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगातार रैलियां हो रही हैं और रैलियों में एक दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले परिचय आपका करा देता हूं। बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बजरंग दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। ओंकार सिंह है, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल से। ओंकार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना पोपली है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इन सभी मेहमानों से जो बात हम करेंगे उस बातचीत के बाद वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी राय रखेंगे राणा ओबरॉय। राणा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद। मैं पहले वंदना पोपली जी आपसे पूछूंगा। मैंने 3-4 सवाल किए। गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। कृषि कानूनों को लेकर विरोध हो रहा है। हालांकि सरकार की नजर में विरोध विपक्षी कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर भी मैं बात करूंगा। और ये जो बड़ौदा सीट की हार जीत है जिसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि इस सीट की हार जीत का जो असर है वो चंडीगढ़ की राजनीति पर भी पड़ेगा। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल है। इन तीनों सवालों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए शमशेर जी, सबसे पहले जो आपने प्रश्न पूछा, मैं आपके पीछे देख भी पा रही हूँ, लिखा हुआ है सीट एक मायने अनेक। तो मायने तो सिर्फ बड़ौदा के लिए है। अगर भाजपा जिसपा का गठबंधन का उम्मीदवार अगर जीतता है, जो कि हम जीतने वाले हैं, उसके बाद बड़ौदा की बिल्कुल स्थिति है वो बिल्कुल बदल जाएगी। और वो मायने से बड़ौदा के लिए है। अदरवाइज हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, हरियाणा में ऑलरेडी सरकार है। हमारे पास वांछित जितनी सीट चाहिए वो सीट है, उससे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको याद दिलाओ, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र जी, उन्होंने बहुत क्लियर कहा था कि कांग्रेस के लिए चुनौती है लेकिन हमारे लिए अवसर है। हम इस अवसर को बड़ौदा की जनता के लिए एक लाभदायक स्थिति में बदलना चाहते हैं। बड़ौदा की जनता बहुत समझदार है, उनको मालूम है क्या करना है। जहाँ तक दूसरी बात, आप एमएसपी की बात कर रहे थे। एमएसपी पे लगातार भ्रम फैलाए जा रहे हैं। आपने और मैंने कई बार डिबेट भी की और लगातार कितने समय से बात चले आ रही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी। इस तरह का भ्रम जो विपक्षी पार्टियां फैला रही हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। शमशेर जी, आज आप यहाँ पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं, आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं,
अचानक से आपके चैनल वाले बोल देते हैं कि आगे से हम क्या करेंगे कि जो डिबेट है वो स्टूडियो में भी हो सकती है और स्टूडियो से बाहर भी जाके आप डिबेट कर सकते हैं। ये आपका चैनल अचानक से बोल देता है तो आप क्या शोर मचाने लग जाएंगे और स्टूडियो बंद हो रहा है, चैनल बंद हो रहा है। वही स्थिति है यहाँ पर। ये एक हमने ऑप्शन दे दिया, किसान अपनी फसल को मंडी के अंदर बेचे, मंडी के बाहर बेचे, जहाँ पर उसको अच्छे पैसे मिलते हैं वहां पर बेचे। तो उसमें एमएसपी खत्म हो जाएगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं बता पाते मुझे, रीजन कारण क्या है वो कभी भी नहीं बता पाते। कि जिस तरह से ये बेमानी हो जाएगा कि अगर डिबेट बाहर हो रही है अंदर हो रही है, अल्टीमेटली चलेगी तो चैनल के थ्रू, स्टूडियो के थ्रू। तो अगर कहीं पर भी फसल बेचता है किसान, अगर उसके पास बाहर ऑप्शन नहीं है तो मंडी के अंदर आकर बेचे। तो ये बिल्कुल भ्रम फैलाया गया है और कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि बड़ौदा करानी इसी तरह से जीत ले, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा हुड्डा जी, बाबू बेटा लगातार लगे हुए हैं प्रचार करने में, कहीं ना कहीं जीत बाहर आ गई है, गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं और बार बार प्रचार अलग तरह का है कि अरे पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी? जिनकी एक सीट है, चौटाला जी वो भी कह रहे हैं, अभय सिंह चौटाला जी की सरकार गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी मुझे उसका लॉजिक समझ नहीं आता। हमारे पास जितनी सीट होनी चाहिए, बहुमत हमारे पास है, उसकी कैसी सरकार गिर जाएगी? तो एक तरह का ये भ्रम बार बार फैलाते हैं, तो पहली बार नहीं है। आरसीए पर ले लीजिए, तब भी भ्रम फैलाया था इन्होंने। 370 की बात करी तब भी इन्होंने भ्रम फैलाया कि 370 अगर खत्म हुआ तो देश टूट जाएगा। क्या हुआ? कितने आराम से 370 खत्म हो गई। सीए पर भी भ्रम फैलाया और अब ये जो कृषि कानून है उस पर भी ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ौदा की जनता को मालूम है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि कोई भी विपक्षी पार्टी ये नहीं बता पाती कि आने वाले 4 साल में क्या काम करेंगे। मालूम है कुछ कर ही नहीं सकते, बाहर रहेंगे, बार बार भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं हम ये कर देंगे। अच्छा, आज मैं हुड्डा जी को सुन रही थी, उन्होंने बोला कि पिछले समय में मैंने ये किया था, वो किया था, उनके स्टेज पे कौन मिलेंगे? पूर्व मंत्री मिलेंगे। हमारे स्टेज में प्रेजेंट के मंत्री हैं, जो करेंगे हम आने वाले 4 साल में करेंगे। और मैं बड़ौदा की जनता को आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ कि डबल इंजन की सरकार में जुड़ जाओ, 50 का रास्ता खुल जाएगा। जो हुड्डा जी ने जो आपके साथ नाइंसाफी करी थी, 3 बार आपके यहाँ पर विधायक कांग्रेस आपने दी, उसके बावजूद यहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी। और जो विकास का काम है वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन का उम्मीदवार करेगा। 3 बार में एक भी ईंट नहीं लगी। वंदना जी, आप ये कह रही हैं? जी, मतलब 3 बार चुनकर भेजा, उसमें 2 बार तो आप ही की पार्टी की सरकार है। 3 बार आपने कहा। 3 बार कृष्णमूर्ति, सुनिए जी, हाँ, उसका श्री कृष्ण हुड्डा। मैं बात कर रही हूँ जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा। और 2 बार इनकी अपनी सरकार रही है यूपीए की, 2 बार। उस समय इन्होंने क्या किया उसका वो जवाब दें। मेरी सरकार का मैं जवाब देती हूँ, मेरे पास एक एक शब्द है, एक एक काम है जो हमने किया, उसका मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे काम को लेकर। बजरंग दास गर्ग बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, क्यों इतने बड़े बड़े दावे आप लोग कर रहे हैं? एक सीट की हार जीत में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। ये सरकार को तो ऐसा लगता नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है। शमशेर जी, हमारी बहन ने कहा, वंदना जी ने, कि कांग्रेस के लिए चुनौती है। कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। और मैं आपकी टीवी के सामने बैठा हूँ, आज की तारीख नोट कर लेना, समय शमशेर जी नोट कर लेना। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी वहां विजय प्राप्त करेगी। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, मतलब आसे पासे नहीं है। कल जब मुख्यमंत्री जी गए, आपके सामने है किस प्रकार मुख्यमंत्री जी का लोगों ने झंडे दिखाकर गाड़ी रोक के विरोध किया। जब कृषि मंत्री जी वहां गए, 3 घंटे तक उनकी गाड़ी के आगे प्रदर्शन, विरोध पीटीआई ने, किसानों ने किया। और मसाई 300 पुलिस वाले लगाकर मसाई किसान कृषि मंत्री जी को वहां से निकाला गया। आज वो मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर एमएसपी के ऊपर, अगर एमएसपी खत्म हो जाए, एमएसपी से कम फसल बिक जाए रेट के ऊपर तो। अरे मुख्यमंत्री जी, आज की बात कर लो आप, बाजरे का एमएसपी 2150 रुपए है। आप मंडी में अगर तसल्ली कर लो, 1400 रुपए में आज बाजरा बिक रहा है, किसान रुल रहा है। क्यों आप इस्तीफा देते हो? एक मंडी नहीं, 10 मंडी, 20 मंडी का उदाहरण देता हूँ।
अगर यूं कहे नहीं बिकता 1500 रुपए में जितना बाजरा चाहिए उतना मैं बढ़वा देता हूँ। कपास का रेट 5725 रुपए, आज 5000 से लेकर 5300 रुपए तक बाजरा बिक रहा है, अपने कपास नरमा बिक रहा है। आज अचंभे की बात, ये कहते हैं मंडियां खत्म नहीं होगी, कपास सारी मंडी के बाहर बिक रही है, मंडी के अंदर नहीं बिक रही, और मंडी के अंदर बिके आड़ती को कमीशन मिलेगा, सरकार को मार्केट फीस मिलेगी। नहीं, वो सारी नरमा जो है मंडी के बाहर बिक रहा है। क्यों? 100 रुपया फर्क पड़ता है, 2.5% दामनी बचती है, 1% मार्केट फीस बचती है, 3.5% जो बचता है 5725 के अंदर। आप हिसाब लगा लो। शमशेर जी, ये झूठी बातें, झूठी बात जो करनी है इनसे सीखे। आज देखूं जहाँ बेरोजगारी का मामला आपके सामने है, इस एक साल के अंदर कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे, महामारी थी, कोई काम नहीं किया। आऊंगा वंदना जी, सुन लेते हैं। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला कब हुआ? लॉकडाउन के अंदर। दूसरा लीजिए कनन घोटाला, धान घोटाला, सरसों घोटाला। सरसों का मैं स्पष्ट करता हूँ, 44 जो मैं मंडी से जुड़ा हूँ, एक दुकान से, हरियाणा में कहीं पता कर लेना, 4425 रुपए सरसों का रेट था। सरकार के चेतों ने क्या किया? राजस्थान से सरसों 3500 से लेकर 3700 मंगाकर, और वो एफर्ट के अंदर चेत दी, और कितना मार्जिन खाया? 700-800 रुपए पर क्विंटल। करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने घपला किया। जब घपला उजागर हुआ, छापेमारी की, 8 जो इंस्पेक्टर थे वो सस्पेंड कर दिए। इंस्पेक्टर क्या कहता है कि हम क्या करें, ऊपर से देश से ऊपर पैसे भिजवाने थे, ऊपर कौन बैठा है? शमशेर ठीक है, ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करी? बजरंग दास जी, ये आप धान की बात लीजिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि एमएसपी धान के अंदर किसान पिट रहा है। एक महीने तक धान बेचने के लिए 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन मंडियों के बाहर लगी रही, आपके सामने है। किस प्रकार धान ठीक है। आपके सामने। बजरंग दास जी, आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, आपने सारी जो आपको लगा वो कमियां आपने गिनाई हैं, आपकी तरफ से जो कमी आपको लगती है, लेकिन एक चीज आपसे जानना चाह रहा था मैं। एक मिनट, थोड़ी सी आवाज आ रही है, मुझे नहीं पता आवाज कहाँ से आ रही है, तो शोर अगर आपके आसपास किसी के पास है तो उसको बंद करा दें। हाँ, एक चीज पूछना चाह रहा था बजरंग दास जी आपसे मैं, कि सरकार के ऊपर जो आरोप आप लगा रहे हैं, क्या अगर यहां से जो रिजल्ट आएगा बड़ौदा उपचुनाव का, वो रिजल्ट इस बात का प्रमाण होगा कि लोग सरकार के साथ हैं या विपक्ष के साथ हैं? इसका आप स्वीकार करते हैं इस बात को? आपने बहुत से आरोप लगाए, उन आरोपों में अगर सच्चाई होगी तो ये मान लिया जाए कि इस हार जीत से उसका हम आकलन कर सकते, तुलना कर सकते हैं। चलिए, बजरंग दास जी की आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बजरंग दास, हाँ, आवाज बढ़ा दो। ये 1 साल का जो टाइम हुआ है, ये कहते हैं साझा मोर्चा। 2 गाड़ी के जो है इंजन की अंदर बैठिए, एक गाड़ी के अंदर दो ड्राइवर बैठते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। 1 साल के अंदर एक काम गिना दे ये लोग। इस सरकार ने एक भी काम प्रदेश के किसान, व्यापारी, कर्मचारी, आम जनता के हित के अंदर किया हो। आज किसान सड़कों पर, व्यापारी सड़कों पर, मजदूर सड़कों पर, यहाँ तक सरकार के कर्मचारी जो सरकार का हिस्सा होता है, 1983 पीटीआई इन्होंने निकाल दी है। आंगनबाड़ी की हमारी बहनें सड़कों पर। पीटीआई को तो समायोजित कर दिया है, वो जो मुझे जितनी जानकारी मिली है उसको समायोजित करने की बात हुई है, उसको लेकर अलग बहस हम करेंगे, उस पर अलग चर्चा करेंगे कि पीटीआई उस सरकार के निर्णय से कितने सहमत हैं। लेकिन आपने एक बात की, डबल इंजन सरकार है, तो ऐसी सरकार आप भी तो बनाना चाहते थे, आप भी तो चाहते थे कि हमारे साथ आ जाए जनता जनता पार्टी। बिल्कुल, हमने साफ कह दिया था कि हम इस तरह की सरकार लांडी बुद्धि नहीं बनाएंगे। शमशेर जी, इन्होंने जनता के साथ धोखा नहीं किया, आप स्पष्ट कर देना। इन्होंने कहा, नारा दिया, अब की बार 75 पार, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 75 पार, मोदी साहब भी 75 पार, खट्टर साहब भी 75 पार। इन्होंने इनको तो जो। चलिए बजरंग दास जी, मैं आऊंगा, मुझे और मेहमानों से भी बातचीत करनी है। ये सरकारें तो सर, डबल इंजन की सरकारें तो कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां बनाती हैं। ये बात तो आप
इस बात से तो कोई सहमत नहीं होगा कि डबल इंजन की सरकार, वो कांग्रेस को मौका मिलेगा तो कांग्रेस बना लेगी और बनाई भी है। ओंकार सिंह, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा सर, और भी प्रदेश बहुत सारे देश में। ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता है। ओंकार सिंह जी, एक सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल है, हम ये कह रहे हैं उसकी परीक्षा है बड़ौदा उपचुनाव। दूसरा ये कि बड़ौदा में जो हार जीत होगी, क्या वो ये तय करेगी कि किसान जो कानून है, कृषि जो कानून है, उन कानूनों के साथ बड़ौदा का किसान है तो प्रदेश का किसान भी उनके साथ है कि नहीं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा किसानी वाला इलाका, अगर मैं गलत हूँ तो राणा ओबराय जी आप मुझे सही करना, कि सबसे ज़्यादा अगर कोई किसानी वाला क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में है तो मेरे ख्याल से यही होगा, क्योंकि यहाँ कोई शहर नहीं लगता है, कोई बड़ा कस्बा नहीं लगता है, और में तमाम जगहों पर कस्बे लगते हैं। तो ये मान लिया जाए क्या कि ये पास या फेल की परीक्षा है सरकार के काल की और कृषि कानूनों की? और उसके साथ साथ ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो दावा आप लोग करते हैं कि ये सीट अगर सरकार के पास नहीं जाती तो बहुत कुछ बदल जाएगा, वो किस आधार पर आप लोग दावा करते हैं? जी, मैं वो उसी पे आता हूँ जी। शमशेर जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सरकार के 1 साल का कार्यकाल और सरकार की सफलता और असफलता का 1 मीटर अगर माने तो ये बड़ौदा उपचुनाव है, ये हम भी मानते हैं। और बड़ौदा की जनता बहुत ही विकसित और बहुत ही मतलब सूझवान जनता है, दिलेर जनता है, ये किसी दबाव और बहकावे में नहीं आने वाली। बड़ौदा की जनता का ये जो चुनाव है, कृषि बिलों पर मोहर लगाने वाला भी चुनाव है। अगर कृषि बिल, अगर ये चुनाव बीजेपी जीतती है तो बड़ौदा की जनता कृषि बिलों को मानेगी, ये भी माना जाएगा। लेकिन बड़ौदा की जनता इतनी नासमझ नहीं है। ये चुनाव सरकार बनाम कृषि बिल है, ये चुनाव लोकतंत्र बनाम तानाशाही है। ये पूरे देश और प्रदेश का किसान आज सड़कों पे है और चंद मुट्ठी भर लोग, चंद मुट्ठी भर बीजेपी जेजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये बिल जो है 3 कृषि बिल आए हैं, ये किसानों के हक में है। ये नहीं बता पा रहे कि इनमें से कौन सा प्रोविजन आपका इसके हक में है। और मेरी बहन वंदना पोपली जी कह रही थी कि इन्होंने बहुत से काम किए, ये सड़कें और नालियों को काम गिनवाते हैं। काम मैं गिनवाता हूँ जो चौटाला साहब ने किए, वहाँ पे चीनी मिल लगाई, अनाज मंडी लगाई, सब्जी मंडी लगाई, सरकारी वुमेन कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बलीपुराना गाँव में लगाया, चौपालों के तहत सारी चौपाले पक्की करी, सरकार आपके द्वार के तहत सड़कें और नालियां बनाई और हजारों लोगों को इस हल्के में नौकरियां दी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जेजेपी और बीजेपी ओंकार का सिंह जी, ये बातें आप बड़ौदा की जनता को याद दिलाने में कामयाब हो पाएंगे इस चुनाव में? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये तो मजबूरी की राजनीति है। अगर ये जेजेपी वाले इनकी गोदी में न बैठते तो उनके एमएलए भाग जाते। ये मजबूरी की राजनीति है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जेजेपी को पिछले चुनाव में 32,600 जो वोट मिली, वो इनेलो का वोट बैंक था जो बरगला के उनके साथ चला गया, और वो सारे का सारा वोट बैंक बीजेपी के विरोध में मिला था। उस टाइम दुष्यंत चौटाला जी क्या बोल रहे थे, ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की। ये वही बातें आज जनता को याद आ रही हैं। ये बीजेपी की गोद में तो जाके बैठ गए, लेकिन वो जो बीजेपी को की वोट, जो जेजेपी को वोट मिली थी, वो इनेलो का कैडर वोट था। आज वो सारे का सारा वोट इनेलो के पास वापिस आ चुका है। ये हमारी पारंपरिक सीट है, 8 बार लगातार जीते हम इस सीट को, और इस बार भी सीट की इतिहास दर्ज कराएंगे। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जितने काम इनेलो ने किए, अगर मेरी बहन वंदना पोपली जी एक काम आधारभूत संरचना का जिससे रोजगार पैदा हुआ हो, आज ये कहते हैं हमने 2 कॉलेज की नींव रखवा दी, 2 कॉलेज की घोषणा कर दी। घोषणाएं तो करने में माहिर हैं, ये जुमले देने में भी माहिर हैं। 15 लाख रुपए भी घोषणाओं में दे दिए, 2 करोड़ रोजगार भी दे दिए। बात यह है, आज प्रदेश की जनता क्या चाहती है? ये कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। भाई इतने बड़े बड़े 3 कानून बना दिए, एक लाइन उसमें लिख दो एमएसपी खत्म नहीं होगा। आपकी बात पे विश्वास नहीं है, जनता में आप विश्वास खो चुके हो। और बड़े अफसोस की बात है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री एक आईना होता है जिसको लोग अनुसरण करते हैं। एमएसपी के लिए 2 बार प्रधानमंत्री जी खुद आ चुके हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ये फिर झूठ बोलने के माहिर हैं। ठीक है, 75 पार करके इन्होंने ठीक है ओंकार सिंह जी, इस बार कामयाब होने वाले नहीं है। ठीक है, मैं वंदना जी आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले राणा ओबरॉय जी ने सबकी बातें सुन ली हैं, और 2-4 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे राणा साहब आपके साथ इसी प्रकरण को लेकर कि विकास की बात करता है कोई इतिहास की बात करता है, कोई कृषि कानूनों के पास या फेल होने की बात करता है, तमाम बातें होती हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें इस चुनाव से तय हो पाएंगी? आपका जो अनुभव है पत्रकारिता का, वो आपने ऐसे कई चुनाव देखे, कई वादे हुए, दावे किए गए, लेकिन उसके बाद वादे दावों के बाद जो रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद क्या फिर
जितने हुंकार भरी जाती है मंचों से, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं तो फिर हम राजनीति भी छोड़ देंगे, ऐसे कोई एक व्यक्ति नहीं, तमाम ऐसी पार्टियों के लोग करते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? और ये जो बातें मैंने कही, इनमें आपको कितना दम नजर आता है? और प्रवक्ताओं को तो आपने सुन ही लिया है। शमशेर जी, नेताओं का काम ही दावे करना, वादे करना है, और रिजल्ट आने के बाद इनकी भाषा शैली एकदम बदल जाती है। ये आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं जी। रही बात बड़ौदा उपचुनाव की, तो इसमें अभी ओंकार जी कह रहे थे कि हमारी इनेलो पार्टी ने ये किया वो किया। कोई शक नहीं, चौटाला राज के अंदर उन्होंने जितने भी काम बताए हैं निश्चित रूप से हुए हैं। और इस सरकार के अंदर, मौजूदा सरकार के अंदर, अभी वंदना पोखली बोल रही थी कि हमारे यहाँ विकास हो रहा है, ये हो रहा है, और बड़ौदा में 2 प्लानों 3 प्लानों से कांग्रेस विधायक है, वहां पर विकास नहीं हुआ। मेरा एक छोटा सा ये कहना है, जब मुख्यमंत्री का एक नारा है, भाजपा सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, अगर उस पे सरकार अमल करती है, मुख्यमंत्री का कथन है, भाजपा का मुख्य नारा है, तो फिर बड़ौदा में भले ही विधायक कांग्रेस का था, विपक्ष का था, तो वहां भी विकास करना चाहिए था, बराबर का विकास होना चाहिए था, जैसे दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है, हरियाणा के दूसरे कोनों में हो रहा है। तो ये भेदभाव क्यों? अगर विपक्षी पार्टी का विधायक है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां विकास नहीं कराएंगे। विकास किसी क्षेत्र का नहीं है, विकास पूरे हरियाणा का माना जाता है। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो, मेरा ये मानना है भेदभाव से हटकर पूरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हर विधानसभा का विकास होना चाहिए। अभी हम सोशल मीडिया पे किसी जगह पेपरों में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोग जींद का उदाहरण देने लग गए हैं। जींद उपचुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि हम ये यहाँ ये करवा देंगे, वो करा देंगे, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जींद के अंदर जितने भी सरकार ने वायदे किए, चुनाव के बाद वो सारे वायदे कपूर हो गए, रफू चक्कर हो गए, दिखाई नहीं दिए। तो शमशेर जी, अब रही बजरंग दास गर्ग जी की बात, वो कह रहे थे कि घोटाला हुए, घोटाला के आरोप तो सरकार पर लगते रहे हैं, शराब घोटाला, धान घोटाला, दूसरे घोटाले, और इस घोटाले को सबसे ज्यादा हवा तब मिली कि जब एक वर्तमान सरकार का विधायक, अंबाला से विधायक, उन्होंने सचिवालय विधानसभा के अंदर धरना दिया, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया, जिससे विपक्षियों का दावा मजबूत होते हुए दिखाई दिया और सरकार गिरते हुए नजर आई। जब एक सरकार का विधायक अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, तो अधिकारियों से खुश नहीं है, तो आम जनता उस एमएसपी बिल पर, 3 अध्यादेश बिल पर विश्वास कैसे करेगी? अब आप देखिए शमशेर जी के अभी ओंकार जी बोल रहे थे कि बिल पास हुआ, एक छोटी सी लाइन है, अगर प्रधानमंत्री संजीदा हैं तो उसमें साइन कर दें, लिख दें कि एमएसपी खत्म नहीं होगी जी, सारा खेल ही बदल जाएगा। सरकार आज संघर्ष कर रही है तो सरकार सीधी जीतती हुई नजर आती। अब चुनाव के ऊपर बात करें तो तीनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और एक दूसरे के दल को, के नेताओं को अपने अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही हैं। अब मुकाबला जो है रोचक बनता जा रहा है। कल भी मुख्यमंत्री वहां गए, उन्होंने कहा कि मैं अगर एमएसपी लागू हुआ तो रिजाइन कर दूंगा। आप मतलब अभी तक ये लोग, भाजपा सरकार, वर्तमान सरकार, किसानों का, विधानसभा क्षेत्र के लोगों का विश्वास नहीं जीत सकी, जिसके कारण इनको ये मजबूरी में कहना पड़ा कि मैं त्याग पत्र दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। अरे छोड़ने की और त्याग पत्र देने की बात ही नहीं है। आप उनके अंदर विश्वास पैदा करो, आपके कार्यकर्ता, आपकी सरकार जो क्षेत्र के लोगों में विश्वास पैदा करे, हरियाणा की जनता में विश्वास पैदा करे कि हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। पिपली में पिछले दिनों लाठीचार्ज हुआ, इनकी सहयोगी पार्टी माफी मांगती है और ये इनके मंत्री जो हैं वो कहते हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, गृह मंत्री कहते हैं। तो ये इनके दोनों के जो
विचार हैं या इनकी विचारधारा है, उनमें ही फर्क नजर आ रहा है। अगर सरकार के अंदर बैठे हुए दो दलों में ही एकता और विचारधारा मेल नहीं खा रही, तो उस चुनाव को जीतने के लिए कैसे ये साबित करेंगे कि हम दोनों एक हैं और दोनों मिलकर चुनाव जीतेंगे। और मैं शमशेर जी ये मानता हूं कि अभी भी 3-4 दिन हैं, इनको बहुत मेहनत करनी चाहिए जीतने के लिए, विश्वास जीतने के लिए, और विकास साबित कर दें, लोगों के मन में बिठा दें कि मनोहर सरकार जो कहती है वो करती है। सबका साथ सबका विकास के नारे के ऊपर हम उस क्षेत्र का भरपूर विकास करेंगे। अगर ये लोगों के मन में धारणा बिठा देती है कि कार्यकर्ता मंत्री सरकार पूरी लगी हुई है, और अगर ये उनको उनके मन में विश्वास जगा देंगे तो ये चुनाव जीत सकते हैं। अदरवाइज चुनाव अभी मुश्किल स्थिति में है जी। और आपका जो मेन मुद्दा है एक सीट से क्या होगा, अभी पोपली मैम कह रहे थे आंकड़ों की बात, ये बैसाखी के सहारे सरकार है। अभी मैं दोपहर को किसी विधायक से, वर्तमान सरकार में चेयरमैन है और आजाद विधायक है, उनसे बात कर रहा था। भाई यदि स्थिति चुनाव में, क्योंकि सरकार के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में तो 40 विधायक हैं, 50 को भाजपा के खिलाफ मत मिला है लोगों का, 50 सीटें तो भाजपा के खिलाफ गई हैं। तो ये इनके 40 हैं, इनके 30 हैं, तो बाकी जो हैं वो भी कभी किसी भी समय पाला पलट सकते हैं, बंधे हुए तो है नहीं, कोई रिटर्न में एग्रीमेंट है नहीं। तो मैंने उस विधायक से बात की, चेयरमैन से बात की, आपका क्या स्टैंड रहेगा? उन्होंने कहा था कि हम किसी सरकार के साथ बंधे नहीं हैं, जनता और मेरे क्षेत्र की जनता जो कहेगी मैं उस पर अमल करूंगा। मतलब ये है कि जो वर्तमान सरकार में चेयरमैन है, विधायक है, और उसका ये कहना है कि हम सरकार के साथ बंधे नहीं हैं, जनता के साथ हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वर्तमान सरकार कितनी ठीक है। ओबरॉय साहब रोकूंगा, और वंदना जी आपको जवाब देना चाह रही थी, लेकिन मैं चाहूंगा ये चर्चा हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि आज नहीं बढ़ाएंगे, कल बढ़ाएंगे। वक्त नहीं मेरे पास, सबको मैंने बराबर वक्त दिया है। आप सभी का बहुत सारे प्रश्न हो गए थे शमशेर जी। देखिए वंदना जी, जवाब 1 मिनट, आप अगर आप 30 सेकंड में जवाब दे तो बेहतर रहेगा, 30 सेकंड में। हाँ जी, सबसे पहले सिर्फ 2 या 3 मुद्दों पे बात करूंगी। यहाँ पर बजरंग दास जी बात कर रहे थे बाजरे की, तो बाजरा में बोल रहे कि 15 किलो बाजरा लाकर दे दूंगा, तो आप एक काम करिए, पंजाब में चले जाइए और राजस्थान में चले जाइए, 12 किलो पूरी मंडियों में किसान का बाजरा खरीदा नहीं गया। एक करवाने के बावजूद शमशेर जी ऐसे कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं। क्या फायदा होगा कृषि कानूनों से? सबसे बड़ा फायदा होगा कि जहाँ पर भी किसान को लगता है कि मेरी फसल अगर महंगी बिकती है तो वहाँ पर उसको बेच सकता है। यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट असीम गोयल से करने की बात कर रहे थे। वो कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं था, वो अधिकारी के बिहेवियर के खिलाफ था, और अगर उनको लगा कि कोई मुद्दा आ गया तो चलिए चर्चा होती रहेंगी, और जब तक चुनाव नहीं हो जाता संपन्न हम इस मुद्दे पर बहस करते रहेंगे, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव एक सीट है लेकिन इसके मायने अनेक हैं। उसमें क्या पास होगा, क्या फेल होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। वंदना जी, मैं फिर आप लोगों को वक्त दूंगा जी। हाँ, एक छोटी सी बात जी, ये जो चुनाव है ये आने वाले हरियाणा की भविष्य की राजनीति तय करेगा जी। इससे बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा इस परिणाम के बाद, हम ये कह सकते हैं जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब, बजरंग दास जी आपका भी, ओंकार जी आपका, वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। देखिए खबर फास्ट जो मुद्दे लेकर आता है वो चाहे किसी प्रदेश की राजनीति से हो, किसी प्रकार के मुद्दे क्यों न हो, उसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े उनको पूरा बराबर वक्त मिलना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। हम सभी जो भी प्रवक्ता होते हैं उनको पूरा मौका देते हैं बात रखने के लिए। अगर कहीं कोई बात अधूरी रह जाती तो फिर उसी प्रकार के मुद्दे में फिर जोड़ते हैं, उनकी बात को पूरी करवाते हैं। लेकिन आज लगभग सभी प्रवक्ताओं की बात पूरी हुई, और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी भी बातचीत पूरी हुई। बड़ौदा सीट को लेकर जो बात हम कर रहे हैं, ये सीट तो एक है लेकिन इससे हरियाणा के भविष्य की राजनीति तय होगी, मायने अनेक है। इस बात से राणा ओबरॉय जी भी इनकार नहीं करते। उनका ये कहना है कि जरूर है इस सीट की हार जीत से बहुत कुछ तय होगा, सत्ता पक्ष के पास सीट जाती तो भी बहुत कुछ तय होगा,
विपक्ष के पास भी अगर इस सीट जाती है तो भी बहुत कुछ तय होगा, क्योंकि इस एक सीट ने पूरे हरियाणा की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। और इसमें कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो सरकार को पास करनी है। अगर सारी परीक्षाओं में सरकार पास हो जाती है तो सरकार के लिए ये आने वाले चुनाव में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर यहाँ से हारती है तो फिर कई चीजें सरकार के खिलाफ जा सकती हैं, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।